और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब पूरे भारत में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है तो गुजरात में गुजरात के हिंदी साहित्य पर चर्चा क्यों ना हो। मैं 2 साल पहले जयपुर गया था। जयपुर यूनिवर्सिटी में भारत भर से लोग आए थे और उन्होंने मुझसे ये आग्रह रखा था कि आप गुजरात मॉडल पर चर्चा करो, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल क्या है। तो गुजरात के हिंदी साहित्य में ये जो विषय है, विषय बहुत विशाल है। कुछ मित्रों ने साहित्यकारों पर चर्चा की। पहले सेशन में मैं नहीं था, चलती गाड़ी में सवार हुआ हूं, क्षमा चाहता हूं। मगर हिंदी साहित्य लेखन की जो समस्या है, इतिहास लेखन की, मैं कुछ प्रकाश अपने अनुभवों द्वारा डालना चाहूंगा। क्योंकि थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। डॉक्टर आलोक गुप्ता जी के सेवानिवृत्त होने पर सभी मित्रों ने मिलकर गुजरात के हिंदी स्वतंत्र हिंदी लेखन पर एक मुकम्मल ग्रंथ तैयार हो, ऐसा एक सपना बुना। और वो ग्रंथ राजेंद्र जी बैठे हैं, धीरू भाई बैठे हैं, ये सब लेखक हैं, साथी हैं, ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और हमने उस ग्रंथ की रचना की। मेरे सामने 2 प्रश्न बहुत बड़े थे, क्योंकि जब इतिहास पे चर्चा हम कर रहे हैं तो इतिहास लेखन के वक्त क्या चीजें छूट जाती है और किन चीजों को विशेष रूप से, जब ये विद्यार्थी हमारे बीच बैठे हैं, भविष्य में ये इतिहास लेखन करेंगे, तो गुजरात के हिंदी लेखन के इतिहास की मुख्य समस्या मेरे सामने जो आई और उसके कुछ अनुभव। हालांकि मैं भी एक करतार भाई की तरह प्रगतिशील चेतना कविता पर बोलना चाहता था, पर उन्होंने कहा सुबह से कविता पर चर्चा हो रही, तो मुझे लगा कि कविता से ज्यादा इस ऐतिहासिकता पर कुछ बातें होनी चाहिए। पहली समस्या मेरे सामने थी जब हमने ये विषय रखा, तो एक मूल ग्रंथ के रूप में हम किसको लें। पहले हमारे पास आधार ग्रंथ के रूप में गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग चौधरी साहब जो वहां पे अध्यक्ष थे, तब एक काम हुआ था और उसमें मैंने जब वो ग्रंथ पढ़ा तो मुझे लगा कि हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा गुजरात की रही है, उसके मूल में हिंदी तर भाषा से आए हुए लोग जो यहाँ कामकाज के लिए आए और यहाँ की मिलों में काम किया और उसके बाद वो लोग शिक्षा ग्रहण करके शिक्षण संस्थाओं में गए और उन शिक्षण संस्थाओं में ज्यादातर साहित्य जो रचा गया वो शिक्षकों के द्वारा रचा गया। पर जब हिंदी इतिहास की चर्चा होती है तो ये दुर्भाग्य से लेखन करने वाले लोग केवल शैक्षणिक संस्थाओं तक सीमित रह जाते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अगर कुछ लिखा गया हो हिंदी में यहाँ तो शोध प्रबंध हुए, शोध हर यूनिवर्सिटी में। और ऐसा कहा जाता था, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं खुद शिक्षक हूँ, राजेंद्र भाई यूनिवर्सिटी में है, किसी जमाने में मजाक में कहा जाता था कि सबसे ज्यादा डॉक्टर हिंदी तैयार करती है, सबसे ज्यादा डॉक्टर जो है वो हिंदी में आते हैं। कहने का अर्थ है कि एक विपुल मात्रा में हिंदी साहित्य पर, भारत भर के साहित्य पर, साहित्यकारों पर गुजरात यूनिवर्सिटी नहीं, गुजरात के तमाम यूनिवर्सिटियों ने काम करवाया। मगर जब बात इतिहास लेखन की आती है तो मात्र वो शोध ग्रंथ या समीक्षात्मक ग्रंथ पर बात टिकती नहीं है, मौलिक रचनाएं कितनी है। और मौलिक रचना करने वाला केवल शिक्षक ही है या शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाला वर्ग ही है, ऐसा होता नहीं है। जो आदमी यहाँ आया, गुजरात आया, तो वो 2 पीड़ाएं अपने साथ लेकर आया। एक थी विस्थापन की पीड़ा, क्योंकि वो अपनी जमीन छोड़ कर आया था, और दूसरी नई जमीन, नई संस्कृति, नई भाषा। गुजरात की अपनी तासीर अलग है। उमा शर्मा ने किसी समय लिखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में असफल होता है तो कट्टा पकड़ लेगा और किसी के सिर पे रख देगा, लूट कर अपने पैसे की भरमार करेगा। मगर गुजरात का नौजवान नौकरी करता है,
उसका सपना नौकरी पूरी करने का नहीं होता, उस नौकरी के तजुर्बे को व्यवसाय में बदलने का होता है। तो वो नौकरी छोड़ेगा, पैसे इकट्ठा करेगा, बैंक से लोन लेगा और अपना व्यवसाय करेगा। और उसके बाद अगर व्यवसाय में किसी कारण से असफल हो गया तो दोबारा बैंक के पास जाएगा कि मुझ पर विश्वास करो, मुझे पैसे दो, मुझे नौकरी करनी। ये गुजरात की तासीर है। यहाँ के लोग व्यवसायिक लोग हैं। तो जो उत्तर भारत से लोग आए उनको इस तासीर के साथ कहीं मिलना था, तो वो भी एक अंतर्द्वंद था। तीसरा, जो मजदूरी करने यहाँ आए वो जाति धर्म संप्रदाय के बिना वो मात्र एक संज्ञा लेकर आए थे, मजदूर। वो यहाँ मजदूरी करने आए थे, तो यहाँ की सांप्रदायिकता से भी उनका टकराव हुआ। और आप अगर प्रगतिशील काव्य देखेंगे गुजरात के तो आपको वो विस्थापन की पीड़ा भी नजर आएगी और उस सांप्रदायिकता जो कतार भाई अभी बात कर रहे थे दीवार के इधर उधर, लगभग गुजरात के प्रत्येक कवि ने किसी की भी रचना उठा के आप देख लीजिएगा, वो पीड़ा आपको उसमें दिखेगी, वो टकराव उसमें दिखेगा, वो अंधेरा उसमें दिखेगा। तो मैं जब ये ग्रंथ हम लोगों ने योजना बनाई तो सामग्री सबसे बड़ी समस्या थी और हमने संपर्क किया पत्रिकाओं से। आज गुजरात में 4 बड़ी पत्रिकाएं निकल रही है। राष्ट्रवीणा निकलती है, एक सुरेंद्रनगर से निकलती है। उन चारों पत्रिकाओं के संपादक को मैंने फोन किया, सबने अपने कुछ ग्रुप बना रखे हैं। उस ग्रुप में जब मैसेज गया तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की किताबें आने लगी जिनका नाम हमने कभी सुना ही नहीं था। फोन आने लगे तो तब मुझे लगा कि जब इतिहास लेखन आप करने बैठते हैं तो सामग्री जुटाने का जो एक जज्बा जो हमने एक सीमित कर रखा है कि हमारे कुछ मित्र हैं या यहाँ पढ़ाते हैं या जो रोज मिलते हैं, परिचित है, हम उन्हीं की कहानियों की चर्चा करें, हम उन्हीं की गजलों की चर्चा करें, हम उन्हीं की निबंधों की चर्चा करें, हम उन्हीं के लेखन की चर्चा करें, तब इतिहास पूर्णता प्राप्त नहीं करता, वो अधूरा छूट जाता है। और बहुत सारा साहित्य जो हमारी संस्थाओं के ठीक बाहर मौलिक साहित्य है, चाहे वो स्वांतः सुखा लिखा गया। 3 आवश्यकताएं गुजरात में प्रबल थी हिंदी साहित्य लेखन की। पहला, मैंने कहा कि शैक्षिक आवश्यकता थी, यूनिवर्सिटियों को कोर्स बनाना था तो भी लिखना था। दूसरी, आत्मपीड़ा थी, वो आत्मपीड़ा के कारण भी लिखा गया। तीसरे, कुछ ऐसे साहित्यकार भी थे जो अपने रंग में रंगे रहे। मुझे किसी ने बताया सुबह शायद हेरीवाला साहब ने एक लेख पढ़ा जिसमें मैडम बता रही थी कि ऐसे साहित्यकार के बारे में लेख पढ़ा जो हाशिए पे रहे हमेशा। तो वो जो हाशिए का साहित्य है हिंदी का, गुजरात का, उस हाशिए के साहित्य को मुख्य धारा के साथ जोड़कर हमें मूल्यांकन करना होगा कि हम वास्तव में क्या समग्रता में उस इतिहास को ले पाते हैं या नहीं। और ये काम यूनिवर्सिटी में बैठे मित्रों को करना चाहिए, मैं समझता हूँ, तभी हम इतिहास को संपूर्णता से देख सकते हैं। दूसरी बात, हमारा साहित्य गुजरात में लिखा जाने साहित्यकार आज गुजरात से अनुदित होता जो साहित्य है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अनुदित कविता कहानी जब जाती है हिंदी क्षेत्र में तो उसे वे बड़े प्रेम से छापते हैं और नीचे लिखेंगे गुजराती कहानी और फिर अनुदित। पर जब मौलिक रचना जाती है तो हर गुजरात से बाहर के पत्रिकाओं के संपादकों के पेट में बल पड़ जाता है, ये स्तरीय नहीं है। तो कभी कभी दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका में अंग्रेजी में साहित्य लिखा जाता है और ब्रिटेन में अंग्रेजी में साहित्य लिखा जाता है। इंग्लैंड, क्षमा कीजिए, अमेरिका में अंग्रेजी में साहित्य लिखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन का अंग्रेजी साहित्य, अमेरिका का अंग्रेजी साहित्य और दक्षिणी अफ्रीका के अंग्रेजी साहित्य को मूल्यांकन करने की दृष्टि अलग है, वो अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो गुजरात के साहित्य को भी हिंदीतर भाषाओं में, और हिंदीतर प्रांत जो है जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां के हिंदी साहित्य को एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए जो कि हिंदी में नहीं होता। और इसीलिए ज्यादातर अगर चंद लोगों को छोड़ दें, सुल्तान अहमद का भी नाम आया, ठीक है, मिथकीय साहित्य पर अभी चर्चा हुई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वे सारे लोग जिन्होंने इस साहित्य पे ग्रंथ लिखे वो भारत भर में पहचाने गए। मगर उसके बाद सुल्तान को छोड़ दें या 1-2 नाम और
को छोड़ दें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में गुजरात का कोई उल्लेख मिलता नहीं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। क्या हम हमारे विद्यार्थियों को, या क्यों नहीं होता, उसका एक कारण बता दूं कि ज्यादातर मंचों पर हम अपने साहित्य का मूल्यांकन उस दृष्टिकोण से करते नहीं, और वो होना चाहिए। ये छोटी छोटी गोष्ठियां, समीम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो काम वास्तव में तो हमारा है, मगर आपने इस पिछले 2 साल से मैं इस हॉल को देख रहा हूं कि आपने हिंदी में कर दिया, और हर 2-3 महीने के बाद हिंदी पर चर्चा होती है। ये अच्छी बात है, ये जीवंतता बनी रहे। ये विषय, ये इतना बड़ा विषय है। सबसे पहले राजेंद्र जी ने एक गोष्ठी की थी यूनिवर्सिटी में, और काफी लोगों ने ऑनलाइन शायद वो चर्चा थी। मैं राजेंद्र जी से भी आग्रह करूंगा कि हमने जो ग्रंथ तैयार किया वो भी अभी अधूरा है, वो भी अभी अधूरा है, क्योंकि जो दक्षिण में जो लोग लिखते हैं उनको हम शामिल नहीं कर पाए। तो पूरे गुजरात को, अगर हिंदी विभाग जो गुजरात के हैं उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी जाए, पत्रिकाएं जो निकलती है उनके पास से सामग्री ली जाए, और एक मुकम्मल ग्रंथ गुजरात के हिंदी साहित्य का, स्वतंत्र गुजरात के हिंदी साहित्य का, गुजरात का हिंदी साहित्य 1 या 2 दिन का ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। जैसा भाई ने कहा कि मीरा से लेकर महावीर सिंह जी चौहान ने दयाराम की हिंदी रचनाएं प्रकट की थी, तो वो एक लंबी परंपरा रही है। भक्ति परंपरा में भी गुजरात में हिंदी साहित्य लिखा गया, मगर गुजरात के हिंदी, वर्तमान हिंदी साहित्य पर, स्वतंत्र हिंदी साहित्य पर उसकी छाया नहीं है। वो अपने आप में बिल्कुल मौलिक है, वो अपने प्रश्नों से टकराता है। और मुझे अभी सबसे ज्यादा मौका अगर मौलिक साहित्य लिखने का किसी राज्य के पास है तो गुजरात के पास है, क्योंकि हम राजनीति के केंद्र हैं, राजनीतिक चर्चा के केंद्र हैं, राजनीतिक जितने भी प्रयोग होते हैं, मैं प्रयोग जानबूझकर उपयोग कर रहा हूं, उसके केंद्र हैं। और जिस राज्य में सबसे ज्यादा ये जिसको कहते हैं, जो भूमि हमेशा, मैं मजाक में अभी समीम जी कह रहा था कि अभी ठंडक है, थोड़े दिन बाद में गर्मी आने वाली है, तो जिस राज्य में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल गर्मी हो, आप देखिए कितना बड़ा प्रयोग किया गया कि एक सरकार बदल दी गई और चूं तक नहीं किया, किसी कान पर जून तक नहीं रहेंगी। ये प्रयोग सामान्य प्रयोग नहीं है। जिस राज्य में इतने बड़े प्रयोग हो रहे हैं